जी पता चला। ओके, तो नेक्स्ट आगे आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या है, कोल, oil, gas are the fossil fuels. 95% of our daily energy requirements and are met with these resources. These are called fossil fuels because they are remains of animals and plants of past which become buried due to environmental hazards and were fossilized in deeper layers of earth and sea. Pakistan has reservoirs for gas, oil, coal. Extensive drilling for oil has been carried out in various regions of Pakistan. मैंने आप लोगों को इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल बताई हुई है कि कोल किस तरह से, पेट्रोलियम किस तरीके से बना करता था। मैंने आप लोगों को समझाया था कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ज़मीन है और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मतलब प्लांट लाइफ भी यहाँ पे मौजूद है और इसी तरीके से एनिमल लाइफ भी इसके अंदर मौजूद है। तो जब प्लांट और एनिमल लाइफ यहाँ पे मौजूद थी, मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि ज़मीन की जो लेयर है वो कहीं से बहुत ज़्यादा डीपर है और कहीं पे बहुत ज़्यादा बारीक है। तो जहाँ से डीपर और बारीक है उसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर जो है, इसके अंदर आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही लाइक गर्म मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज लावा। आपको मैग्मा जो भी है ऑब्वियसली वो इसके नीचे मौजूद है और ये मोल्टन रॉक्स हैं, पिघली हुई जो है ना वो चट्टाने हैं। तो जो पिघली हुई चट्टानें हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो इनके अंदर वेरियस रिएक्शंस चल रहे होते हैं और उन वेरियस रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गैसेस और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो कई दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पे अपने इस हाई प्रेशर की वजह से ये यहाँ से ज़मीन के इस सरफेस को फाड़ देती हैं और फाड़ के बाहर आ जाती हैं। और बाहर आने के बाद ये ऑब्वियसली दोनों साइड्स के ऊपर इस तरह से फैल जाएंगी। जैसे इन दोनों साइड्स के ऊपर फैल जाएंगी तो आप देखो कि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स थे ये नीचे इसके दब जाएंगे। जब ये एनिमल्स और प्लांट्स इसके नीचे दब जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब यहाँ पे जो इसके नीचे अब दब चुके हैं हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से वो फिर पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर दोबारा ऑब्वियसली ये जो अब ये वाला रीजन है इसके ऊपर यहाँ पे लाइफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन दो एरियाज के ऊपर इस तरीके से लाइफ आएगी और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सारी लाइफ आना शुरू हो जाएगी दोबारा कुछ अरसे के बाद। लेकिन फिर उसी तरीके से नीचे यहाँ पे दोबारा से कभी प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने के बाद यहाँ पे एक और इसकी लेयर लग जाएगी, तो ये भी अब नीचे आ गए और इसी तरीके से पहाड़ बनते चले जाते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इन पहाड़ों की इन लेयर्स के दरमियान ड्रिलिंग करते हैं, यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं और यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं। और इन जगहों के ऊपर ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ से फिर ये जो पेट्रोलियम है और ये सारी चीज़ें इनको यहाँ से निकाल लेते हैं और इनको फिर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स की वजह से बने हैं, इसी वजह से इनका नाम फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, तो डिफरेंट तरह से ये फॉसिल फ्यूल्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से बन सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वो बता रहा है कि ड्रिलिंग वगैरह वहाँ पे हो सकती है और वेरियस रीजन्स के अंदर इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स मौजूद हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ एंड फिक्स्ड एंड लिमिटेड क्वांटिटीज एंड दे विल एग्जॉस्ट सूनर और लेटर। एग्जॉस्ट का मतलब वो खत्म हो जाएंगे। अफेक्टिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ एंड लाइफस्टाइल ऑफ फ्यूचर सिटीजन्स। दस द source must be properly and search for the other resources of energy also be carried out. तो ये आप लोगों ने एक चीज़ पहले पढ़ी हुई है, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर इसको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। वैसे तो इसकी और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो डेड प्लांट्स, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले होते हैं डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स आगे कन्वर्ट हो रहे होते हैं पीट के अंदर। पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है, सबसे लाइट जो क्वालिटी है कोल की, दैट इज कॉल्ड पीट। पीट आगे कन्वर्ट हो जाती है लिग्नाइट के अंदर, लिग्नाइट आगे कन्वर्ट हो जाती है बिटुमिनस कोल के अंदर, और फिर अगर आप उसको जला लो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड भी दे देती है और ऐश और स्मोक वगैरह भी इसकी बाय प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। तो ये एक डिफरेंट किस्म का साइकिल है जो आप लोगों को इस के अंदर दिखाया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर क्या है जी, इसके अंदर दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये, हाइड्रो और इलेक्ट्रिक। हाइड्रो का मतलब वाटर और इलेक्ट्रिक का मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी की वजह से जिस तरह से आप इसकी एनर्जी को लाइक यूटिलाइज कर सकोगे, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। रेन इज अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स which gets its energy indirectly from the sun. Rain falls on earth
on high areas such as mountain possesses large amount of gravitational potential energy. As rainwater falls, it gains speed and kinetic energy increases. The kinetic energy of falling water is harnessed into turn turbines and fixed at the base of dams. The turning turbines will drive generators to produce energy, which is known as hydroelectric power. This is the cheapest and non-pollutant source of energy which man can must exploit more for its benefit and keeping the environment safe. अच्छा, इसके अंदर ये तो आपको रेन की एग्जांपल दे रहा है, मैं आपको दोनों तरह से समझा देता हूँ। देखो कहता क्या है जी, वो कह रहा है कि अब एक साइकिल है ना, मैं आपको एक छोटा सा इसकी एक एग्जांपल बना के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक तालाब है छोटा सा, ठीक है। ये तालाब ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारा पानी मौजूद है। तो होता क्या है कि जो सन है, जो सूरज है, सूरज की रोशनी की वजह से सूरज की जो किरणें इसके ऊपर पड़ रही होंगी वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराएगी। टेम्परेचर इंक्रीज कराने की वजह से क्या होता है, यहाँ से ये जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, अब ये एनर्जी की कंजर्वेशन देख लेना। सोलर एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, ये सोलर एनर्जी पानी के ऊपर पड़ेगी तो ये पानी इवेपोरेट कर जाएगा। पानी इवेपोरेट करेगा तो ये ऊपर की तरफ को उठेगा और ऊपर की तरफ उठने के बाद ऊपर जाके बादलों के अंदर स्टोर हो जाएगा और ऑब्वियसली फिर यहाँ पे इसके पास पहुंच गया और जैसे ही बादलों के अंदर आ गया तो अब नीचे से इसने सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया और नीचे से उठ के ऊपर हाई के ऊपर चला गया। तो जो एनर्जी हाइट की वजह से होती है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर मौजूद है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद जब ये नीचे की तरफ को गिर रहा होगा, जाहिर सी बात है ऊपर से इसने बारिश की फॉर्म में नीचे भी तो फॉल करा रहा है ना। जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो कह रहा है कि ऊपर से नीचे आते आते ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जहाँ कहीं पड़ेगी, जहाँ कहीं उसके ऊपर गिरेगी तो हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कहता है डैम की बेस के ऊपर जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं वहाँ पे आपने यहाँ पे लगाई हुई है, फॉर एग्जांपल इस जगह पे करके यहाँ पे आपने स्पेशलाइज्ड किस्म के डैम की बेस के ऊपर इस काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए डिवाइसेस लगाई हुई हैं। जैसे ही ये एनर्जी इसके ऊपर फॉल करेगी, ये रेन इसके ऊपर फॉल करेगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे थी वो काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हुई है, इस काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। इस काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे फिर इसके आगे चलेंगी टरबाइन, और टरबाइन से आगे चलता है जनरेटर, और जनरेटर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बना देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सोलर से ये जो सारा एक पूरा साइकिल चला, इस सब साइकिल को हम लोगों ने कन्वर्ट करा लिया अपनी एनर्जी के अंदर, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इसके अंदर। तो समझ आ गई इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बन रही है इस पे बच्चों? यस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टाइडल पावर। टाइडल पावर का मतलब ये है कि पुल, आप लोगों ने देखा होगा बल्कि अक्सर सुना भी होगा कि जो मून है उसकी एक ग्रेविटेशनल पुल है। वो क्या करता है, पानी के अंदर जो ज़मीन के ऊपर सीज हैं, समुंदर हैं और बहुत बड़े बड़े ओशंस हैं, उनके अंदर से क्या करता है कि वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ उसकी ग्रेविटेशनल पुल है। तो जब उसको अपनी तरफ खींचता है तो पानी ऊपर की तरफ को उठता है। जब पानी ऊपर उठ के जब वापस नीचे ज़मीन के ऊपर आके गिरेगा तो उसके ऊपर आके जब लगेगा, लाइक ऑब्वियसली सरफेस के साथ मिलेगा, तो उसके अंदर एनर्जी है, देखो ना। अच्छा, ये देखो फॉर एग्जांपल ये समुंदर की एक सरफेस है, समुंदर की एक लेयर है, बहुत बड़ा ये समुंदर है और इसके ऊपर यहाँ पे एक मून जो है, मून की इसके साथ अट्रैक्शन है किसी हद तक। वो एक स्पेसिफिक किस्म की अट्रैक्शन है जो कि इसको अपनी तरफ को खींचता है। तो मून के होने की वजह से यहाँ इसके अंदर एक टाइड रेस करेगी। टाइड रेस करने का मतलब ये है कि ये एकदम से ऊपर की तरफ को उठेगा और उठ के वापस नीचे आके गिर जाएगा। तो मून की अट्रैक्शन की वजह से ये इसके अंदर लहरें बनी हैं और लहरें इसके अंदर वापस ऊपर की तरफ उठ के वापस नीचे आके गिर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस लगाते हैं। उन स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस की वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर आती है इसको कन्वर्ट करा लेते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कराते हैं, यहाँ पे वो उसको आगे दे देती है टरबाइन को, इससे चलती है टरबाइन,
और टरबाइन आगे हमेशा चलाता है जनरेटर, और जब जनरेटर चलता है तो जनरेटर से फिर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट आगे मैं बस ये टाइडल ही पढ़ रहा हूँ, टाइडल पे आज खत्म कर देंगे। Tides are mainly caused by the gravitational pull of moon and to a lesser extent by gravitational pull of sun on the water of seas and ocean. The changing tides derive water towards or away from the land. The difference in height of water and is high and low tides is made due to tidal power stations to generate electricity. A tidal power station consists of long barrier called as tidal barrage. बैराज मौजूद है। द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द बैराज टर्न्स इट्स टर्बाइंस, वो जो है बैराज जो है वो टर्बाइंस चला देता है, विच इन टर्न ड्राइव द जनरेटर्स, वो आगे से जनरेटर चलाती हैं और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। समझ आ गई बच्चों इस बात की? बच्चों हेलो, इसकी डेफिनेशन कहाँ से होगी? इसकी डेफिनेशंस नहीं है, ये मेथड्स हैं, इनको आप इसी तरीके से लिख लोगे। क्या? इसको ये इसके ना मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के, तो इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसके अंदर से कोई एक दो बात अगर आप छोड़ सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो वो छोड़ देना। जिस तरह से बल्कि ये पूरा मैकेनिज्म ही लिखना पड़ेगा आपको, जब भी आपने लिखना है ये पूरा पूरा आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रही होती है एनर्जी प्रोडक्शन इसकी। ठीक है, इसको पढ़ लेना और फिर मुझे बता देना। बच्चों पता चल गया? सहर, महा, यस सर। सहर आपको चल गया। ओके। नेक्स्ट आगे अब हम लोगों ने पढ़ना था इसके अलावा फिजिक्स। मैं कोशिश करूँ जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करा दूँ ताकि इंटरनेट का जो इशू है ना वो ना तंग करे आज हमें। अभी इसको देख लो, लेकिन ये अभी इसकी मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए चलाई हुई है, रिकॉर्डिंग के अंदर फिर इसका इशू नहीं ना आता, तो एक दफ़ा रिकॉर्डिंग आप सुन लोगे तो मेरा ख्याल है कि वो उसको कोई मसला नहीं होगा बाद में। अगर आवाज़ कहीं पे कट भी रही है, अभी आपको कट के मिल रही है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर सही जाती होती है, तो वो फिर हम बाद में देख लेंगे। आजकल में इंशाल्लाह इंटरनेट का भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा, कल कहा तो था, आज देखूँगा उसे। हम लोगों ने इसके वो किरहॉफ रूल्स पढ़े थे ना? 49 पेज नंबर। हाँ वही, ये किरहॉफ रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने। आज व्हीटस्टोन ब्रिज करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसके सर्किट्स लगाने हैं। महा आपने नहीं ना पढ़ा हुआ बच्चा ये किरहॉफ रूल? नो सर। अच्छा, चलो वो मैं फिर आपको एक्स्ट्रा कभी फ्री होकर ना मैं वो किरहॉफ रूल शाम को बता दूंगा अगर इंटरनेट ठीक होता तो फिर उससे आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बेस इसकी बेस जो है वो किरहॉफ रूल है, अगर वो नहीं आएगा तो फिर ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी सुन लो, कोशिश करो कि इसकी समझ आ जाए आपको। अच्छा, इसका जो सर्किट है ये सर्किट आप लोगों ने याद करना है एज इट इज़, जिस तरह से इसका सर्किट बना हुआ है इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। और कैसे है जी ये, इसके अंदर आप क्या करते हो कि सबसे पहले सेंटर के अंदर एक क्लोज्ड लूप बना हुआ है, और इस क्लोज्ड लूप के अंदर एक यहाँ पे R1 लगी हुई है, इधर से आगे ये दूसरी R2 R3 लगी हुई है, R4 लगी हुई है, और इसी तरीके से R2, ये चार रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं। और इन चारों रेजिस्टेंसेज के दो एंड्स जो हैं वो सेंटर में आपने गैल्वेनोमीटर के थ्रू लगाए हुए हैं। सेंटर में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और चारों तरफ चार रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। इन चारों रेजिस्टेंसेस के नाम आप लोगों ने रख लिए हैं R1, R2, R3 और R4। और इनके जो दो एंड्स हैं इनको आपने एक्सटर्नली स्विच के थ्रू एक बैटरी के साथ जोड़ा है, और बैटरी के साथ जोड़ने के बाद
आपने वापस इस सर्किट को क्लोज कर दिया। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे आपके पास 3 क्लोज्ड लूप्स बन रहे हैं। 3 क्लोज्ड लूप्स कौन कौन से बन रहे हैं? एक लूप ये बन रहा है, ये वाला पोर्शन। दूसरा लूप जो है वो ये वाला पोर्शन बन रहा है, और तीसरा लूप जो है वो ये नीचे वाला बन रहा है, ये। ठीक है, तो ये 3 क्लोज्ड लूप्स आपके पास बन रहे हैं इसके। ये 3 क्लोज्ड लूप्स के मुताबिक आप लोगों ने इसकी इक्वेशंस बनानी है। अब जो इक्वेशंस यहाँ पे बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं इसके लिए, हम लोगों ने इसका रूल पढ़ा था, किरहॉफ रूल हम लोगों ने जब पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला काम आप लोगों ने करना होता है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लगानी होती है। और जो करंट की डायरेक्शन एक लूप को लगा दो वही करंट की डायरेक्शन आपने सारे लूप्स को लगा देनी होती है। मसलन मैंने यहाँ पे इसके लिए जो डायरेक्शन चूज की दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज कर ली और यहाँ पे मैंने लिख दिया I3। तो अब बाकी दोनों के अंदर भी मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही यूज करूंगा। इसको हम लोग I2 कह लेते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको भी हम लोग I1 कहेंगे, और डायरेक्शन यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। ठीक है, तो तीनों के अंदर जो हम लोगों ने डायरेक्शन यूज की है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लगा दी है। ठीक है, तो तीनों जो डायरेक्शंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लगा दी हमने तीनों लूप्स के अंदर। पहला वाला जो लूप के अंदर करंट है दैट इज I1, दूसरे वाला जो लूप का करंट है दैट इज I2, और तीसरा वाला जो लूप का करंट है दैट इज I3। तो 3 जो करंट्स हैं लूप के वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी हैं। तीनों लूप्स लगाने के बाद अब आती है इसकी इक्वेशन लिखने की बारी। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम कोई एक सर्किट चूज कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले अब हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो एक सर्किट की लिख रहे हैं, और वो है ये वाला बाहर वाला। ठीक है, ये वाला जो सर्किट है ना, इस सर्किट की हम लोगों ने इक्वेशन लिखनी है पहले। ठीक है, इस वाले सर्किट की अब हम लोगों ने पहले इक्वेशन लिखनी है। ये जो मैंने मार्क किया है ए बी और डी की, ए बी डी जो एक लूप बना है इसकी हम लोगों ने इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करना है यहाँ पे, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लेना है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ, लेट से कि मैंने यहाँ पे जी स्टार्ट करना है इस पॉइंट ए से। ठीक है, इस पॉइंट ए से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद सारी रेजिस्टेंसेस कवर करते हुए वापस उसी एक पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब इक्वेशन लिखने के लिए मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। ए के स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, ए से मैंने चलना है करंट की डायरेक्शन के अंदर। तो करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि मुझे यहाँ से मुझे यहाँ से नीचे की तरफ को चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे रास्ते के अंदर आएगी ये R3। इस R3 का करंट लिखना है। मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी रेजिस्टेंस का करंट आप लोगों ने लिखना है ना, तो रेजिस्टेंस का करंट आप लोगों ने नेगेटिव के साथ ही लिखना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का करंट नेगेटिव के साथ किस तरीके से लिखना है, नेगेटिव लिखा आपने। और करंट की बारी आई तो करंट यहाँ पे अब आपको पता है एक I3 चल रहा है और एक I चल रहा है। ये जो R3 है ये इन दो लूप्स के दरमियान है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट यहाँ पे है वो I भी है, I1 भी है और I3 भी है। तो हम जिस सर्किट पे होते हैं, जिस लूप पे होते हैं, उसमें से हम दूसरा करंट माइनस कर देते हैं। तो हम लोगों ने किया I1 माइनस I3, और इसके साथ लिख दिया मैंने R3। ठीक है, तो ये मेरे पास एक चीज़ बनी। यहाँ से हम लोग निकले और वापस अब हम इस तरफ जा रहे हैं। अब मेरे पास सामने आ गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अगर हम देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर की भी रेजिस्टेंस होगी, और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के लिए अब मेरे पास यहाँ पे 2 सर्किट्स आ गए। ये इन 2 सर्किट्स के दरमियान चली हुई है। ये पहला और जो दूसरा जो साथ साथ वाले सर्किट्स हैं इनके दरमियान है। इसको हम लोगों ने फिर नेगेटिव के साथ लिखना है, और नेगेटिव के अंदर फिर हम लोग अगेन उसी तरीके से करेंगे कि I माइनस I2 कर देंगे, I1 माइनस I2, और इसके आगे हम लोग लिख देंगे RG। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है उसको शो करने के लिए हम लोग RG लिख देंगे। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हमारे पास ये तीसरी रेजिस्टेंस आ जाती है। ये तीसरी रेजिस्टेंस अपना ही करंट लिए बैठी हुई है, मतलब इसका जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है I1। तो उसको हम लोग माइनस लिखेंगे I1 के साथ, और R1, और इस पूरे को हम लोग कर देंगे इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, जो इक्वेशन हमारे पास बनी वो बनी -I1 माइनस I3 इंटू R3 माइनस I1 माइनस I2 इंटू RG माइनस I1 R1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तक समझ आ गई सबको? हेलो बच्चों, पता चला इसका? यस सर, आ गई। आ गई। तो इसी तरीके से हम लोगों ने, ये आ गई ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन जो बनी हुई है ये हम लोगों ने इससे बना ली है। अब इसकी दूसरी इक्वेशन किस तरीके से बनती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हम लोगों ने लेना है ये दूसरा वाला लूप, और दूसरा वाला लूप मैं आपको मार्क के बता देता हूँ। हम लोगों ने अब ये वाला लूप लेना है और इसकी हम लोगों ने अब रेजिस्टेंसेस निकालनी है। अब इसकी रेजिस्टेंसेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अगेन इसका भी कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है। तो लेट से मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला सी, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अब मैं चलना शुरू कर दूंगा करंट की डायरेक्शन के अंदर। करंट की डायरेक्शन चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं यहाँ से मूव करता चला जाता हूँ। यहाँ से सी से मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरे रास्ते के अंदर, सॉरी, जो सबसे पहले मेरे रास्ते के अंदर रेजिस्टेंस आई वो ये पहली वाली रेजिस्टेंस आई। ये पहली वाली रेजिस्टेंस जो है इसका नाम है R2। तो इसका करंट जो है इसके अंदर सिर्फ ये I2 करंट ही चल रहा है, बाहर तो कोई करंट नहीं है। इसका मतलब इसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, रेजिस्टेंस का करंट हमेशा नेगेटिव के साथ लिखते हैं। साथ में आपने लिख देना है I2, इसके साथ आप लोगों ने लिख दिया R2। तो I2 नेगेटिव के साथ आपने लिख दिया। ये लिखने के बाद आपने यहाँ से इसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद आप चले गए पॉइंट बी पे। पॉइंट बी से आप लोग अब नीचे आ गए। नीचे जैसे ही आए तो अब आपके पास एक और रेजिस्टेंस है और वो है ये RG। इसको हम नेगेटिव के साथ लिखा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक करंट ये वाला है और एक करंट ये वाला है, दो करंट्स इसको लग रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और अपना वाला जो लूप है जिसको हम चूज कर रहे हैं I2 को, इसके अंदर से माइनस करेंगे दूसरा वाला करंट I1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस रेजिस्टेंस के साथ एंड दैट इज RG। तो ये हमारे पास बन जाएगा -I2 - R1 इंटू RG। तो और फिर यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, पॉइंट डी पे आए और पॉइंट डी से अब हमारे पास ये तीसरी रेजिस्टेंस आ गई। तीसरी रेजिस्टेंस जब आई इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा कि एक हमारे पास ये वाला करंट है और एक हमारे पास ये वाला करंट है। तो हमने दोबारा वही किया, नेगेटिव लगाया। नेगेटिव लगाने के बाद हम लोगों ने पहले जो अपना वाला सर्किट, जिस सर्किट को हम लोग कर रहे हैं एंड दैट इज I2, हमने I2 लिखा, माइनस कर दिया उसके अंदर से I3 करने के बाद हमने लगाई ब्रैकेट और ब्रैकेट लगाने के बाद इस ब्रैकेट का नाम लिख दिया एंड दैट इज R4 रेजिस्टेंस का, और इक्वल कर दिया हम लोगों ने 0 के। ठीक है, तो जो इक्वेशन इस लूप की हमारे पास बन जाएगी ये, अब हमने इसको भी लिख दिया और वापस हम लोग उस पॉइंट पे आए जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन डन हो गई। तो जो इक्वेशन इसकी बनी दूसरे लूप की वो है -I2 R2 -I2 -I1 इंटू RG -I2 -I3 इंटू R4 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक पता चल गई मैंने इक्वेशन कैसे बनाई बच्चों? यस। यस। ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखो, सॉरी, ये देखो, ये दो इक्वेशंस। जो पहली वाली इक्वेशन है इसके अंदर, ये पहली वाली इक्वेशन हम लोगों ने एक लूप के ऊपर लगा के बनाई और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये हम लोगों ने दूसरी लूप पे लगा के बनाई। ठीक है, फिर आपको क्या कहता है वो आपको आगे इसकी डेरिवेशन बताता है। डेरिवेशन करने के लिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो दोनों हैं ये बराबर है, ये जो दोनों करंट्स हैं I1 और I2 ये बराबर हैं। अब ये थोड़ी सी इसके आगे डेरिवेशन और बहुत आसान है, अगर आपको ये किरचॉफ रूल लगाना आ गया तो बस आगे की डेफिनेशन जो है, आगे की जो डेरिवेशन है वो बहुत आसान है। ठीक है, वो आप लोगों को बताता है, वो कहता है कि I1 I2 के बराबर है। मैं लिख देता हूँ, क्या कह रहा है कि जो I1 है दैट इज इक्वल टू I2। तो इसका मतलब जहाँ कहीं I1 और I2 लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपने I लिख देना। तो ये दोनों इक्वेशंस किस तरीके से बन जाएगी, पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी, अगर मैं इक्वेशन थोड़ी सी निकाल लूँ, पहली इक्वेशन जो मेरे पास थी उसको मैं लिख लूँगा फिर इस तरह से कि -I R1, क्योंकि I1 और I2 को तो लिखना नहीं है, उसकी जगह I लिखना है, -I हो जाएगा ना, क्योंकि I1 और I2 है। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया RG के साथ। ठीक है, -I -R3, सॉरी I3, I और इसको किया मैंने R3 के साथ मल्टीप्लाई और इसको इक्वल कर दिया 0 के साथ। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब पहली इक्वेशन अगर मैं देखूँ यहाँ पे I - I हो रहा है, तो किसी दो वैल्यूज जो कि सेम होती है इनको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0,
और इस ज़ीरो को जब हम आर जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी टर्म का आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये वाली, ये बनेगी आई आर वन नेगेटिव के साथ, फिर बनेगी माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो दूसरी इक्वेशन को मैं एक दूसरे कलर से लिख देता हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन अगर आप गौर करो बुक को, तो दूसरी इक्वेशन है ये वाली। इसको भी हम उसी तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से कि हम लोगों ने I1 और I2 नहीं लिखना, हमने उसकी जगह पे I लिख देना है। तो I माइनस आई आर टू माइनस I2 माइनस I3, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा देना है R4 के साथ, माइनस I माइनस आई, क्योंकि I1 और I2 हम लिख नहीं रहे, इसको मल्टीप्लाई कराना है RG के साथ और इसको इक्वल करा देना ज़ीरो को। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे भी वही केस नहीं बना, I माइनस आई, इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो, RG से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल टर्म, ये जो पूरी वाली टर्म है, ये इक्वल हो जाएगी ज़ीरो के। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस आई आर टू माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस बनी हैं, जो दो फाइनल इक्वेशंस हम लोगों को चाहिए, वो ये दो इक्वेशंस हैं। एक आ गई आपके पास ये वाली इक्वेशन और एक आ गई आपके पास ये वाली इक्वेशन। ये दो इक्वेशन अब हमारे पास हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्व करने से फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा ये वाला। देखो आप लोगों ने अब क्या करना है, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा। मैं अब इन दोनों को, इसका स्क्रीनशॉट लो ज़रा बच्चों, एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको क्लियर करके आपको बता देता हूँ। और मुझे ये लिखवानी है आप लोगों ने इक्वेशंस, ये जो दो येलो से मैंने मार्क कर दिए ना इक्वेशंस, ये आप लोगों ने मुझे लिखवानी है। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? जी जी।